Hello everyone, welcome to All Aboard. In this video, we are going to discuss about the MCQs that are related to finance current affairs. Before starting the video, I would like to tell you about an amazing offer, flat 50% off on all-in-one regulatory exam plans. So you can join this batch by 11th of January. Use the code SPL to get a flat 50% off. And I would like to tell you about a very special RBI Grade B selection batch. You can join this live batch and start your RBI Grade B preparation 2025 with these amazing offers. Let's get the discussion started. What is the expected deadline for implementing a 30% market share cap on UPI transaction as per the NPCI? So NPCI ने UPI मार्केट शेयर के अंदर 30% का क्राइटेरिया लगा रखा है. अभी रिसेंटली उसको क्या किया था, बढ़ा दिया गया था, राइट. 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था. तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 31 December 2026. सो द NPCI extended the deadline to prevent disruption in the UPI ecosystem and allow the market growth. क्योंकि एक सिंगल प्लेयर का अगर इतना बड़ा मार्केट शेयर होगा और उसके साथ कभी कोई इशू हुआ, वो कोलैप्स हुआ, तो इट विल disrupt the UPI market. Which application holds the largest market share in UPI transaction as of November 2024? Google Pay, WhatsApp Pay, Phone Pay, Paytm या फिर Amazon Pay? अच्छा, साथ साथ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके ओपिनियन में इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, राइट. सबसे ज़्यादा लार्ज मार्केट शेयर किसका है अभी फिलहाल यूपीआई के अंदर? तो द करेक्ट आंसर हियर इज फोन पे, ऑप्शन सी. फोन पे का ऑप्शन फोन पे का मार्केट शेयर अभी अराउंड 47% का है, राइट, यूपीआई के अंदर. और गूगल पे का भी बहुत ही एक सिग्निफिकेंट शेयर है 37%, राइट. तो इनको एनपीसीआई ने अभी क्लियर बता रखा है कि कोई भी 30% ज़्यादा कैप नहीं रख सकता है. तो इनको 2026 से पहले, दिसंबर 2026 से पहले अपना मार्केट शेयर कम करना होगा. व्हाट कंसर्न डिड द गवर्नमेंट रेज अबाउट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक ब्लिंकिट एंड जेप्टो? सो काफ़ी अभी डिस्कशंस हुए थे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में. सो किस वजह से वो डिस्कशंस हुए थे और क्या कंसर्न्स आ रहे हैं? इज इट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द जीएसटी रेगुलेशन, या फिर डायरेक्ट इन्वेंट्री होल्डिंग वायलेशन एफडीआई नॉर्म्स, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डिलीवरी ऑपरेशंस, और इज इट डेटा प्राइवेसी इशू विद द कस्टमर? और लास्ट ऑप्शन इज अनफेयर कॉम्पिटिशन विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डायरेक्ट इन्वेंट्री होल्डिंग वायलेटिंग दी एफडीआई नॉर्म्स. तो कुछ एफडीआई नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं जो वायलेट हो रहे हैं. इसी वजह से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्विक कॉमर्स कंपनीज के साथ में डिस्कशन रहा था. अगला क्वेश्चन आता है, इंडियाज फिस्कल डेफिसिट फॉर द फर्स्ट 8 months फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 अकाउंटेड फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल ईयर टारगेट? कितना परसेंटेज डेफिसिट का अभी तक अकाउंट फॉर हो चुका है इन द फर्स्ट 8 months? करेक्ट आंसर यहां पे होना चाहिए ऑप्शन बी, 52.5%. द फिस्कल डेफिसिट स्टूड एट 8.47 ट्रिलियन रुपीज, अचीविंग 52.5%. टारगेट क्या बना रखा है 16.14 ट्रिलियन का, और अभी तक कितना हो चुका है 8.47 ट्रिलियन हो चुका है, विच इज 52.5%. What is the medium term fiscal deficit reduction goal set by the Indian government for financial year 25-26? तो मीडियम टर्म फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन गोल कितना सेट कर रखा है गवर्नमेंट ने कि कितने से नीचे लाना है, राइट. सो इट्स एन इंडिकेटर ऑफ जीडीपी. जीडीपी को कंपेयर करते हुए देखा गया है कि जीडीपी के x% से नीचे रहना चाहिए. तो कितना होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इज इट बिलो 5.5 और इज इट बिलो 5, बिलो 4.5, बिलो 4.7 और 4.5% ऑफ जीडीपी? यहाँ पे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 5, 4.5% ऑफ द जीडीपी. सो 4.5% ऑफ द जीडीपी से कम रखने का यहाँ पे टारगेट रखा गया है. द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट टू बिलो 4.5 ऑफ जीडीपी बाय फाइनेंशियल ईयर 25-26 एज पार्ट ऑफ इट्स मीडियम टर्म फिस्कल स्ट्रैटेजी. अगला क्वेश्चन, व्हाट डज अ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वैल्यू अबाउ 100 इंडिकेट्स? तो RRR रेट होती है
अगर वो 100 से भी ऊपर उसका इंडेक्स चला जाए तो उसका क्या मतलब होता है? इज इट अंडर वैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी? क्या रुपी अंडर वैल्यू हो चुका है या फिर ओवर वैल्यू हो चुका है? और इट इज स्टेबल ट्रेड बैलेंस, और इट शोज अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, या फिर लोअर इन्फ्लेशन लेवल? आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर 100 से ऊपर चली जाए तो वो क्या इंडिकेट करती है? द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 2, ओवर वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आपकी करेंसी का वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुका है, ओवर वैल्यू हो चुकी है। सो RWR above 100 signifies the domestic currency is overvalued, making the exports costlier and the imports cheaper, potentially widening the trade deficit here. एक्सपोर्ट इससे ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और इंपोर्ट्स जो है वो कॉस्टलियर हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा कॉस्टली होंगे, ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे तो उससे आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What regulatory measure has the RBI implemented to mitigate risk from unsecured retail lending? काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई थी, उसके अंदर भी अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग को लेके काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, राइट? सो आरबीआई ने क्या रेगुलेटरी मेजर लेने की यहाँ पे बात करी है टू मिटिगेट द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग? जब आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग देते हो तो कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, राइट? तो हाई एनपीए रेट आने का चांस होता है। तो क्या रेगुलेटरी मेजर लिया जाए? रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, इंक्रीजिंग द रिस्क वेट ऑन पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर्स, और सेटिंग अ कैप ऑन द पर्सनल लोन अमाउंट, और इंकरेजिंग द बैंक्स टू फोकस ऑन सिक्योर्ड लोन, या फिर इंक्रीजिंग द कोलैटरल रिक्वायरमेंट फॉर अनसिक्योर्ड लोन? तो ये दोनों तो मुझे बिल्कुल ही बेसलेस पॉइंट्स लग रहे हैं यहाँ पे, राइट? इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, इंक्रीजिंग द रिस्क वेट ऑन पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर। तो अगर आरबीआई ने रिस्क वेट ही बढ़ा दिए तो आगे क्या होता है ना, बैंक के लिए वो एक रिस्की लोन हो गया, उसके रिस्क वेट्स हाई हो गए। ऐसे केस में बैंक कम से कम ये वाले लोन देना चाहेगा, तो राइट, तो ये थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है अनसिक्योर्ड लेंडिंग, रिटेल लेंडिंग का क्राइटेरिया। द आरबीआई इंक्रीज द रिस्क वेट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स टू एड्रेस राइजिंग रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यू टू देयर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भी ये वाली बात लिखी गई थी, राइट? और कुछ टाइम पहले एनबीएफसी के भी रिस्क वेट्स बढ़ाए थे आरबीआई ने, उसके बाद से एनबीएफसी में कमर्शियल बैंक्स का लोन जाना थोड़ा कम भी हो गया था, राइट? हमने रिसेंटली भी न्यूज़ में टॉपिक्स कवर करे थे। विच इनिशिएटिव significantly contributed to the growth of India's coal production 2023-2024 का फाइनेंशियल ईयर? तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आया है, किस एरिया से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आया है जिसकी वजह से इंडिया का कोल प्रोडक्शन काफ़ी ग्रो किया है? वॉज इट ड्यू टू मेक इन इंडिया कैंपेन और डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, या फिर स्वच्छ भारत अभियान? सही आंसर इसका यहाँ पे होगा 3, आत्मनिर्भर भारत। So this initiative encouraged the self-reliance and investment in mining technologies, boosting the coal production. What was the average liquidity coverage ratio? तो average liquidity coverage ratio कितना था for Indian banks in the baseline scenario as of September 2024? September 2024 का एनालिसिस किया गया था, उसके अंदर एवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इंडियन बैंक्स का कितना था? तो उसका सही आंसर यहाँ पे होगा 128.5%, ऑप्शन डी is the correct answer here. The average LCR for the Indian banking system stood at 128.5% in September 2024, ensuring sufficient liquidity under baseline condition. ये रेशो एटलीस्ट 100 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे हमको पता चलता है कि हम कितने लिक्विड हैं, हम कितना लिक्विडिटी इश्यूज को टॉलरेट कर सकते हैं। बेसिकली हाउ द लिक्विडिटी कवरेज रेशो इज कैलकुलेटेड? तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इज इट बाय डिवाइडिंग द बैंक्स कैश रिजर्व बाय टोटल डिपॉजिट्स? क्या मैं बैंक के कैश रिजर्व को टोटल डिपॉजिट से डिवाइड करूं, या फिर बाय डिवाइडिंग द हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स बाय नेट कैश आउटफ्लो ओवर 30 days, और बाय डिवाइडिंग नेट इनकम बाय टोटल असेट्स, और कंपेयरिंग टोटल कैश इनफ्लो to total cash outflow by dividing a bank's total liability by its assets? So do let me know in the comment section
कि इसका सही आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके ओपिनियन में? क्या बैंक कैश रिजर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है और टोटल डिपॉजिट्स का, या फिर HQLA और जो कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होते हैं, या फिर नेट इनकम बाय टोटल एसेट्स और टोटल कैश फ्लो इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल कैश आउटफ्लो, या फिर बैंक्स टोटल लायबिलिटी बाय इट्स एसेट? सही आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय डिवाइडिंग द हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर 30 डेज। बेसिकली LCR क्या मेजर करता है? बैंक की एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स इंश्योरिंग रिलायंस ड्यूरिंग डिसरप्शंस। ओके, आगे चलते हैं। हाउ मच गोल्ड डिड द RBI एक्वायर ड्यूरिंग द अक्टूबर टू नवंबर इन 2025? आप सभी को पता है ऑलमोस्ट 50 टन का गोल्ड एक्वायर कर चुके हैं अब तक फाइनेंशियल ईयर 2025 में। उसमें अक्टूबर से लेकर नवंबर तक अभी तक 20 टन एक्वायर हुआ है। ओके, ऐसे पीरियड में टोटल उसका अभी तक हो चुका है 50 टन। तो काफ़ी गोल्ड की बाइंग हो रही है, और सिर्फ RBI नहीं, पूरे दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स ही गोल्ड के एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर RBI स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज इट्स गोल्ड रिजर्व? अभी गोल्ड रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं तो बढ़िया बात है, पर क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? इज इट टू बूस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और टू हेज अगेंस्ट द रीवैल्यूएशन रिस्क ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट, या फिर टू इंक्रीज द ट्रेड with gold importing countries, or to follow global trend in the central banking, या फिर to stabilize the domestic gold prices? किस रीजन की वजह से गोल्ड को इंक्रीज किया जा रहा है अपने पोर्टफोलियो में सेंट्रल बैंक्स के द्वारा? क्या लगता है आप लोगों को कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बूस्ट करना, या फिर हेज करना अपने आप को किसी रिस्क से, गोल्ड इंपोर्टिंग कंट्रीज, या फिर ग्लोबल ट्रेंड इन द सेंट्रल बैंकिंग, क्योंकि सब खरीद रहे हैं इसलिए हम भी खरीद रहे हैं, या फिर टू स्टेबलाइज द डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू हेज अगेंस्ट द रीवैल्यूएशन रिस्क ऑफ फॉरेन करेंसी असेट्स। फॉरेन करेंसी असेट्स जो हमारे पास पड़ी है उनके अंदर रीवैल्यूएशन रिस्क के लिए एक हेज करने के लिए, राइट, हेजिंग मतलब अपने आप को किसी रिस्क से बचाना, रिस्क को मिटिगेट करना। इसी वजह से RBI एग्रेसिवली यहाँ पे गोल्ड की रिजर्व्स को बाय कर रहा है, बढ़ा रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन फॉर द बेनिफिशियरी नेम वेरिफिकेशन फीचर इन RTGS एंड NEFT ट्रांजेक्शन? बेसिकली अभी क्या होता है, IMPS जब हम करते हैं, अभी जब हम IMPS करते हैं या फिर UPI करते हैं, राइट, आप अपने UPI से किसी को बैंक अकाउंट नंबर डाल के, किसी का फ्रेंड का बैंक अकाउंट नंबर डालोगे तो उसका नेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। IMPS करोगे उसका नेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लुकअप फैसिलिटी अवेलेबल होती है। मतलब जो आपने अकाउंट नंबर डाला उसको क्रॉस करना पड़ता है कि इसका नाम क्या आ रहा है, राइट। से फॉर एग्जांपल मैं मेरे फ्रेंड रवि के अकाउंट में अगर कुछ सेंड करना चाहता हूँ, मैं जैसे ही उसका अकाउंट नंबर डालूँ हिज नेम शुड अपीयर, तो कंफर्म हो जाता है कि अच्छा ये इसका ही अकाउंट नंबर है। ऐसी फीचर, ऐसा फैसिलिटी अभी RTGS और NEFT ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं है। वो डालने की डेडलाइन क्या है? तो इसी साल की है, 1 अप्रैल 2025 से ये फैसिलिटी चालू हो जाएगी। Which organization is responsible for developing the infrastructure for the beneficiary verification feature? बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन का जो फीचर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप कर रही है? क्या वो RBI है, NPCI है, या फिर SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर IBA है? करेक्ट आंसर हियर विल बी NPCI, which is the National Payment Corporation of India, has been tasked with creating the infrastructure for this feature. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू प्रपोज्ड बेस ईयर फॉर रिवाइजिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स? WPI जो होता है, एक तो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होलसेल मूवमेंट को ट्रैक करता है, राइट, होलसेल प्राइस को ट्रैक करता है, कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन, बिजनेस टू बिजनेस जो सेलिंग हो रही है उसको ट्रैक करता है। उसका न्यू प्रपोज्ड बेस ईयर क्या है? तो उसका न्यू प्रपोज्ड बेस ईयर क्या होने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा, CPI के बेस ईयर को चेंज करने की भी बात चल रही थी, रिसेंटली हमने देखा था, वैसे ही WPI के भी यहाँ पे बेस रेट को चेंज करने का प्रपोजल रखा गया है। द बेस ईयर, द प्रपोज्ड बेस ईयर विल बी 22-23, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 हो जाएगा, राइट। द वर्किंग ग्रुप चेयर्ड बाय नीति आयोग मेंबर मिस्टर रमेश चंद इज रिवाइजिंग द WPI इंडेक्स टू 22-23। अच्छा, मुझे जरूर बताइएगा कि करंट WPI का इंडेक्स ईयर क्या है।
अभी क्या चल रहा है, रिवाइज तो होने वाला है, बढ़िया बात है 22-23 में, अभी क्या चल रहा है वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द DPIIT एंड स्ट्राइड्स वेंचर पार्टनरशिप? तो हाल ही में DPIIT एंड स्ट्राइड्स वेंचर्स की पार्टनरशिप हुई है, राइट, किसी चीज को लेके। DPIIT अभी एग्रेसिवली काफी सारे डील साइन किए हैं, जैसे बोट कंपनी के साथ भी पार्टनर किया था। तो इसका प्राइमरी एम क्या है स्ट्राइड वेंचर की पार्टनरशिप के साथ? इज इट टू रेगुलेट द स्टार्टअप्स इन इंडिया और टू प्रोवाइड फंडिंग एंड मेंटरशिप टू स्टार्टअप्स और टू इंट्रोड्यूस टैक्स बेनिफिट फॉर द स्टार्टअप्स और टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर टू क्रिएट स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स अक्रॉस इंडिया? करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, टू प्रोवाइड फंडिंग एंड मेंटरशिप टू द स्टार्टअप्स इन इंडिया। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द RBI's रिवाइज्ड CRR आफ्टर दिसंबर 2024 कट? RBI का CRR दिसंबर के अंदर कुछ और चल रहा था, उसके बाद दो टाइम पे कट्स करे थे, राइट, 2 बार में कट करे थे रेट को। तो कितना अभी एट प्रेजेंट हो चुका है? इज इट 3.5, इज इट 3.75, इज इट 4, 4.25 या फिर 4.5? करेक्ट आंसर यहां पे इसका हो जाएगा ऑप्शन C, which is 4%. So RBI reduced the CRR to 4% in December 2024. This was implemented in 2 phases to inject liquidity into the banking system. Liquidity का कितना अमाउंट था डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, काफ़ी बर्निंग टॉपिक था ये वहाँ का, राइट। और ये टेम्पररी रिलीफ यहाँ पे मिला था, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि दिस इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी रिलीफ। RBI को कुछ और भी एडिशनल मेजर्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे टू बूस्ट लिक्विडिटी इन द बैंकिंग system. What was one of the key factor contributing to the liquidity deficit despite the CRR cut? CRR cut होने के बाद भी कौन सा की फैक्टर था जो कंट्रीब्यूट कर रहा था लिक्विडिटी डेफिसिट में? CRR कट होने के बाद भी लिक्विडिटी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, डेफिसिट में ही चल रही थी। तो व्हाट वाज द फैक्टर इन दिसंबर मंथ? वाज इट द रिडक्शन इन डिपॉजिट रेट? क्या डिपॉजिट रेट्स कम हो गए थे, या फिर डिक्रीज इन RBI इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट, और इज इट एडवांस टैक्स आउटफ्लो इन फेस्टिव स्पेंडिंग, और इट कैन बी इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग या फिर हायर कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड? रिडक्शन इन डिपॉजिट रेट ऐसा नहीं था, डिक्रीज इन RBI इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट ये भी नहीं था। RBI तो एग्रेसिवली अभी सेलिंग कर रहा है US डॉलर्स की फॉरेक्स मार्केट के अंदर, राइट, अपने रिजर्व्स कम कर रहे हैं। The correct answer here is advance tax outflow and festive spending. The liquidity deficit exceeded 2 trillion rupee due to factors like advance tax payment. दिसंबर मंथ में एडवांस टैक्स का पेमेंट करना रहता है, तो काफी सारे बैंकिंग चैनल से आउटफ्लो हुए थे, एंड फेस्टिव स्पेंडिंग, ये इसके 2 मेजर रीजंस यहां पे रहे थे। What is the government's first advance estimate for India's GDP growth 2025? तो गवर्नमेंट का यहाँ पे एस्टिमेट क्या है इंडिया की GDP ग्रोथ को लेके इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025? करेक्ट आंसर हियर इज 6.4%, जो कि काफी स्लो है एज कंपेयर टू 8.2% जो पहले थी, उससे गिर के अभी कितनी हो चुकी है 6.4% का यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट $3 billion इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? माइक्रोसॉफ्ट $3 billion का इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया में, तो क्या इनका प्राइमरी फोकस है? तो ये तो देखो आप गेस भी करोगे तो भी सही हो जाएगा। अभी AI का बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत बूम चल रहा है, राइट, तो इन दैट मैनर यू कैन गेस इट ऑल्सो। ये तो कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो एग्जाम में भी इतना तो, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज AI एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो माइक्रोसॉफ्ट उसमें हैविली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है इन इंडिया टू प्रमोट AI एंड टू develop the cloud infrastructure. What percentage of its budgetary allocation did Indian Railways utilize in the first 9 months of 2025? पहले 9 months में ही एक बजट एलोकेशन हुआ था पूरे साल का, पहले 9 months के अंदर ही कितना अभी तक यूज कर चुका है इंडियन रेलवे? सो इट्स 76%। इससे पता चलता है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का इंडियन रेलवेज के द्वारा। नेक्स्ट इज व्हाट is the primary objective of the MOU between FIU, IND and IRDAI? आप सभी जानते हैं
IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर है इंडिया का, राइट। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, एक MOU रिसेंटली जो इन्होंने साइन किया था 2 दिन पहले, फॉर प्रमोटिंग द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन या फिर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर, और स्ट्रीमलाइनिंग द क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, या फिर एनहांसिंग कस्टमर डेटा प्रोटेक्शन, और टू डेवलप न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। क्या इसका सही आंसर होना चाहिए, एक MOU साइन हुआ था, राइट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। FIUIND एंड IRDAI, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो इंश्योरेंस रिलेटेड ही होगा, क्योंकि एक पार्टी यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है इंडिया की। करेक्ट आंसर हियर इज combating money laundering in the insurance sector. Option B is correct, right? Next is, what was the total net inflow from FPI foreign portfolio investors का net inflow कितना रहा था दिसंबर 2024 के अंदर? सही आंसर इसका है यहाँ पे 14,000 करोड़ का इनफ्लो हुआ था। FPI were net buyers with the total net inflow of 14,000 करोड़, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है। अच्छा, डू लेट मी नो कि कौन सा सेक्टर ऐसा था जिसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग आउटफ्लोज देखने को मिले थे। मैंने कल न्यूज़ में डिस्कस भी किया था आप लोगों से, राइट, जब हमने लाइव सेशन लिया था। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा सेक्टर ऐसा था जिसके अंदर आउटफ्लोज थे, राइट। IT के अंदर इनफ्लो थे, रियलिटी के अंदर इनफ्लोज थे, तो कौन सा सेक्टर ऐसा था जिसके अंदर काफी आउटफ्लोज हुए थे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।